जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द राइन क्लासेस में। अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आप रेलवेज़ की तैयारी करते हैं, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप सभी का स्वागत है द राइन क्लासेस में। यहाँ पे हम लोग सब आज बात करेंगे प्राचीन इतिहास की, और प्राचीन इतिहास में आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर वैदिक काल को देखेंगे। वैदिक काल एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको हर एक एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन तो देखने को अवश्य ही मिलते हैं। इस वैदिक काल को स्टार्ट करें तो पहले हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल का कार्यक्रम कितना है, वैदिक काल कब से कब तक चलता है। दोस्तों, वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। वैदिक काल पहला जो उसका भाग है, पहले भाग को कहते हैं ऋग्वैदिक काल, और ये ऋग्वैदिक काल 1500 BC से स्टार्ट होकर 1000 BC तक आता है। और यहीं इसका दूसरा पार्ट को अगर हम लोग देखें, दूसरे भाग को अगर देखें तो दूसरे भाग का नाम है उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का जो समय आता है वो 1000 BC से स्टार्ट होकर 600 BC पर आकर समाप्त होता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं वैदिक काल के जो संकलन करता है, यानी वैदिक काल के जो बनाने वाले कौन हैं। वैदिक काल के रचयिता या संकलनकर्ता जो भी कहें वो थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको कि वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता था। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिसको कि वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता था। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि वैदिक का अर्थ होता क्या है। सबसे पहले तो वैदिक का अर्थ होता है वेद, और वेद का मतलब होता है, वैदिक जो है वो कि वेद शब्द से बना है, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वैदिक क्या है, वैदिक वेद शब्द से बना है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। उसके बाद आता है वैदिक काल के निर्माता कौन थे। वैदिक काल के निर्माता कौन थे, तो वैदिक काल के निर्माता आर्य लोग को माना जाता है। आर्य का क्या है, एक संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत भाषा का शब्द होने के साथ आर्य का मतलब होता है उच्च या श्रेष्ठ लोग। उच्च या श्रेष्ठ ये कोई जाति के आधार पे नहीं है, ये भाषा के आधार पे उच्च या श्रेष्ठ होते थे। भाषा के आधार पे जो आर्य बोलते थे, जो आर्य भाषा बोलते थे, उनको कहा जाता था ये श्रेष्ठ लोग हैं। उसके बाद आते हैं, देखते हैं भारत में बहुत सारा डिस्प्यूट है कि आर्य लोग क्या मूल रूप से भारतीय थे या ये बाहर से आके भारत में बसे थे। जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का आज तक मूल कारण पता नहीं चला है। उसमें से हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण इन आर्य लोगों को भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे आर्य लोगों का हाथ है। आर्य लोग ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता पे आक्रमण किया, और आक्रमण करके हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया। ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे एक कारण बताई जाती है। ऐसे तो हड़प्पा सभ्यता का पतन के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक कारण ये भी है कि आर्यों का हाथ हड़प्पा सभ्यता को नष्ट करने में था। इस बात पर यह प्रश्न उठता है कि क्या आर्य बाहरी थे या भारतीय थे। तो उनको लेकर बहुत से इतिहासकारों में मतभेद है। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, आर्य लोग भारतीय, मूल रूप से भारतीय हैं। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, आर्य लोग जो हैं वो बाहर से आकर बसे हुए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों आर्य लोग वास्तविक रूप से हैं कहाँ के। तो सबसे पहले भारत के एक बहुत ही प्रमुख जो नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है कि आर्य लोग तिब्बत क्षेत्र से भारत में आके बसे हैं। तिब्बत क्षेत्र दोस्तों अगर आपको बताएं तो जैसे ये भारत का ऊपरी भाग है, यहाँ पे बसा हुआ है तिब्बत, और ये आपका इधर चाइना है। तो दयानंद सरस्वती जी का मानना है कि ये जो आर्य थे यहाँ तिब्बत से आके भारत में बसे थे। वहीं अगर दोस्तों बात किया जाए पंडित बाल गंगाधर तिलक का, तो इनका मानना है कि जो आर्य लोग थे वो उत्तरी ध्रुव से आकर बसे थे। जैसे आपको पता होगा कि अगर हम लोग, जैसे आपको पता होगा कि ये दुनिया है, ये पोल है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ से बाल गंगाधर तिलक का मानना था ये उत्तरी ध्रुव से आकर भारत में बसे थे। उसी तरह एक बहुत ही प्रचलित नाम, जो कि ये एग्ज़ाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि
किनका ये मानना है कि आर्य मध्य एशिया से आकर बसे थे? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में पूछ चुका है। इसका आंसर होगा मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का ये मानना है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आकर भारत में बसे थे। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं ऐसा क्यों माना जाता है। मैक्स मुलर ऐसा क्या आधार बताए थे जिसके आधार पे हम लोग माने कि आर्य लोग मध्य एशिया से आकर बसे थे? दोस्तों, ईरान का एक ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। ईरान का एक ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद अवेस्ता, और इस जिंद अवेस्ता में और ऋग्वेद में कुछ भाषाई समानता देखने को मिलती है। कुछ भाषा के आधार पर क्या होती है, समानताएं देखने को मिलती है। वो समानता कैसी है, जैसे कि ऋग्वेद में इंद्र शब्द आया हुआ है और उसी तरह जिंद अवेस्ता में भी इंद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। उसी तरह ऋग्वेद में वायु शब्द का उल्लेख मिलता है। उसी तरह जिंद अवेस्ता में वायु का उल्लेख मिलता है, जो कि पढ़ने में क्या है, एक दूसरे से क्या है, समान दिख रहे हैं, साउंड एक जैसे कर रहे हैं। उसी तरह ऋग्वेद में मित्र शब्द और जिंद अवस्था में मित्र शब्द, ये दोनों ही शब्द क्या है, साउंड एक जैसे कर रहे हैं। इन दोनों ही शब्दों का साउंड क्या है, एक जैसा है। इस आधार पे मैक्स मुलर का ये कहना है कि आर्य लोग क्या थे, वो मध्य एशिया से आकर भारत में बसे थे। आइए दोस्तों, अब देखते हैं वैदिक काल के वैदिक साहित्य को। वैदिक साहित्य में सबसे पहले 4 वेद आते हैं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक आते हैं और आरण्यक के बाद उपनिषद आते हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन चारों को मिलाकर वैदिक साहित्य बनते हैं। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग वेद देखते हैं। वेद में 4 वेद आपके सामने दिखाई देंगे। सबसे पहला वेद जो है आपका वो है ऋग्वेद। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद, तीसरा वेद है सामवेद, चौथा और आखिरी वेद है अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इन सभी को मिलाकर बनता है वैदिक साहित्य। आइए दोस्तों, अब देखते हैं ऋग्वेद के बारे में, जहाँ से हर परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी, बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। ऋग्वेद कहते किसको? ऋग्वेद है छंदोप्रद रचना या श्लोक को हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। उसके बाद ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ का वर्णन है। ठीक है, ऋग्वेद को छंदोव्रत रचना या श्लोक को ऋग्वेद कहते हैं, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाओं का वर्णन मिलता है। उसके बाद ऋग्वेद के पाठकर्ता, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होर्त कहते हैं। ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं पंडित जी लोग, उनको होर्त के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद में 2 से लेकर 7वें मंडल तक सबसे पुराना मंडल माना जाता है। दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक सबसे पुराना मंडल माना जाता है, जबकि 10वें मंडल को सबसे नया मंडल माना जाता है। और 10वें मंडल को क्या सबसे नया मंडल माना जाता है, साथ ही पहले मंडल को भी नया मंडल माना जाता है। उसके बाद दोस्तों, ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता का वर्णन है। सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित किया गया है। उसके साथ ही ऋग्वेद के 8वें मंडल में हाथों से लिखी हुई ऋचाएँ मिलती हैं, और इन हाथों से लिखी हुई यानी कि हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इन हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। जबकि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, और ऋग्वेद के ही 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त से ही हमें वर्ण व्यवस्था का पता चलता है। वर्ण व्यवस्था जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों का हमें पता ऋग्वेद के 10वें मंडल से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आज का सारा ऋग्वेद काल को लेकर हम लोगों ने आज सारे तथ्यों को देखा। इस वैदिक काल के अगले भाग में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।